औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 26 के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ बेटा। लास्ट टाइम हमने 6 पॉइंट्स तक डिस्कस किया था मुआशी और तबी अवामिल के लिहाज से। आज हमने पॉइंट नंबर 7 से ऑनवर्ड डिस्कस करना है। इसके अंदर हमने मिनिमम 16 को पॉइंट याद करने हैं, ताकि अगर हमें 2-3 स्किप भी कर जाए तो हम 14 तक लिख सके। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 7 है जदीद ज़राए नकलो हमल व मवासलात। जो ज़राए नकलो हमल गाड़ियाँ वगैरह, ये भी मुआशी अमल के अंदर आता है। ठीक है जी। तो फौलाद साजी की सन्नत में बने बनाए माल को मार्केट तक पहुंचाना या खाम माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए क्या होता है, ज़राए नकलो हमल की ज़रूरत होती है। तो ज़राए नकलो हमल भी फौलाद साजी की सन्नत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आगे मार्केट की वसअत, ये भी एक मुआशी अमल है। मार्केट की वसअत का मतलब है कि मार्केट फौलाद साजी की सनत की वसी होनी चाहिए, यानी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मार्केटों में माल क्या होना चाहिए, पहुँचाना चाहिए। ठीक है, ताकि जो बना बनाया माल है वो मुख्तलिफ मार्केट्स तक क्या हो सके, उसकी रसाई आसान हो सके। इस तरीके से ही फौलाद साजी की सनत क्या करेगी, तरक्की करेगी। आगे मोहल्ले वकू जो है ये तबई अवामिल के अंदर आता है। ठीक है, मोहल्ले वकू जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जी फौलाद साजी की सन्नत आम तौर पर बेटा ऐसे इलाके में लगाई जाती है जहाँ पे सनत लगाने के लिए जो हालात होते हैं वो मौजू होते हैं। मतलब वहाँ पे पानी भी दस्तियाब है, जैसे आपने पढ़ा था। वहाँ पे आबो हवा गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फौलाद साजी की सन्नत में पहले ही बहुत ज़्यादा हीट दे के लोहे को गर्म किया जाता है। तो आमतौर पर ऐसी सनतें ठंडे इलाकों में लगाई जाती है। ठीक है, कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो ऑलरेडी। और दूसरे नंबर पे इसके लिए जगह वो मुंतखब की जाती है, सेलेक्ट की जाती है कि जो ना ज़्यादा हाइट के ऊपर हो, ना बिल्कुल ठीक है किसी ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे ठीक है पहुँचना मुश्किल हो सके गाड़ियों वगैरह का। कि ये हो कि जो बना बनाया माल है वो आसानी से मार्केट में पहुँचाया जा सके, और जो खाम माल वगैरह रॉ मटेरियल है वो भी आसानी से मतलब फैक्ट्री तक लाया जा सके। सस्ती और वसी ज़मीन, ये भी तबिया अवामिल में आता है। ठीक है, ज़मीन जो है कि फौलाद साजी की सनत के लिए जो अगर ज़मीन सस्ते दामों पे मिलती है और बहुत ज़्यादा वसी ज़मीन मिलती है, और आपको पता है कि इसमें वो ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। ठीक है, जैसे हमारे ये बंद की तरफ जो अगर हम जाते हैं रिंग रोड से उस साइड की तरफ, तो वहाँ पे हमें ये फौलाद साजी के कारखाने नज़र आते हैं, जो कि बिल्कुल शहर से थोड़ा सा बाहर की तरफ है। ठीक है, कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गोदाम है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ये बनता है। क्योंकि इसके लिए अगर ज़मीन सस्ती मिल जाए तो फिर आप फौलाद साजी की सनत को तरक्की दे सकते हैं, क्योंकि जो बाकी पैसा है उस पैसे को आप क्या कर सकते हैं, माल वगैरह में या मशीनों वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चूने के पत्थर की दस्तियाबी, ये भी तभी अमल है। ठीक है जी, फौलाद साजी की सनत में चूने का पत्थर जो है ये भी इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने जैसे कि वेल्डिंग वगैरह देखी होगी, जब ये गैस वेल्डिंग वगैरह की जाती है या दूसरे इसमें भी चूने के पत्थर को क्या किया जाता है, वो केमिकल सा होता है, मसाला जिसको कहा जाता है, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो चूने का पत्थर है जिसे लाइम स्टोन हम कहते हैं, ये भी फौलाद साजी की सनत में क्या किया जाता है, वो कसीर मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगर दस्तियाब होगा और सस्ते दामों पे दस्तियाब होगा तो हमारी फौलाद साजी की सनत क्या करेगी, तरक्की करेगी। अगला पॉइंट है फौलाद साजी के लिए दरकार सर, ठीक है, दूसरी धातों की दस्तियाबी। दूसरी जो धातें होती हैं, मिसाल के तौर पर लोहे के साथ एलुमिनियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके साथ कॉपर की ज़रूरत होती है। उसके साथ ठीक है दूसरी जो धातें हैं वो ज़रूरत वो पड़ती है, उनकी मिकदार ठीक है चाहिए होती है ख़ास तनासुब के हिसाब से। तो फौलाद साजी की सनत में ये भी एक तबई अवामिल है कि हमारे पास दूसरी धातें भी क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है जी मुस्तकिम सियासी निज़ाम, ये आता है जी ठीक है मुआशी अवामिल में। मुस्तकिम सियासी निज़ाम के जो मुल्क उस मुल्क के अंदर आम तौर पर सनत फलती फूलती है, सनत तरक्की करती है, जिस मुल्क का सियासी निज़ाम मुस्तकिम होता है, जहाँ पे जो पॉलिसीज़ हुकूमत बनाती हैं वो स्टेबल रहती है, वो काफ़ी लंबे अरसे तक रहती है। यानी ये डर नहीं होता है कि किसी भी वक्त हुकूमती पॉलिसीज़ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती हैं। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ आपको पता है कभी भी पता नहीं हुआ कि किसी वक्त भी सियासी पॉलिसियाँ आए दिन बदलती रहती है। तो जब तक किसी मुल्क का सियासी निज़ाम मुस्तकिम नहीं होता तो उतनी देर तक जो इन्वेस्टर्स है बाहर का वो भी हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करता, पैसा नहीं लगाता। और हमारे अपने मुल्क के जो इन्वेस्टर है, जो सरमायाकार लोग हैं, वो भी पैसा लगाने से डरते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अपने ठीक है मुल्क की ही, कि हमारे मुल्क में पहले जैसे हुकूमत थी जरदारी की,
पीपल्स पार्टी की, उसके बाद हुकूमत आई नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ के बाद हुकूमत अब मतलब इमरान खान की आ गई है। अब आगे नहीं पता कि कौन है, यानी 5 साल के अरसे में ये हुकूमत इस तरह चलती रहती है। जो पिछले प्रोजेक्ट्स होते हैं, मनसूबे होते हैं, वो भी पाया तकमील को नहीं पहुंचे होते हैं। तो सनतों को मतलब प्रोग्रेस करने के लिए, तरक्की करने के लिए खाली थोड़ा अरसा नहीं चाहिए होता, लंबा अरसा चाहिए होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये अवामिल भी क्या हो सकते हैं, सनत पर असरअंदाज हो सकते हैं। आगे हुकूमती मनसूबाबंदी और हौसला अफजाई, ये भी एक मुआशी अमल है। अगर हमने सनत ठीक है फौला साजी की सनत को तरक्की देनी है, तो हुकूमत की तरफ से इसकी तरफ एक ख़ास तवज्जो दरकार है, एक ख़ास मनसूबाबंदी हुकूमत की होनी चाहिए, ताकि हुकूमत क्या करे, इसकी तरफ प्रॉपर तवज्जो दे। और टैक्स छूट के लिहाज से बात हो से मतलब हुकूमत कुछ अरसे के लिए इसको टैक्स फ्री करार दे, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि मतलब ये तरक्की कर सकता है। पॉइंट नंबर 15 आगाज़ अव्वलीन है, ठीक है। आगाज़ अव्वलीन कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से कुछ ख़ास इकदाम उठाने चाहिए, वो इस हवाले से, ताकि ये जो फौला साजी की सनत है इसको तरक्की दी जा सके। और छठा 16 नंबर पॉइंट जो है वो भी टैक्सों का निज़ाम है, ठीक है। कि टैक्सों का निज़ाम माकूल होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बल्कि शुरू शुरू में फलाह साजी की सनतों में अगर कोई सनत लगती है, ठीक है, तो उसको हुकूमत को कुछ अरसे के लिए टैक्स फ्री करार देना चाहिए, ताकि एक मरतबा जब वो सेटअप हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए, तो उसके बाद वो बेशक हुकूमत क्या कर दे, उसके ऊपर भारी टैक्सेस आयद कर दे। ये थे पॉइंट, इसमें से आपने करना है। अब आगे आता है हमारे पास दुनिया में फौलाद की सनत की तकसीम और पैदावार। दुनिया के 200 के करीब ममालिक में से सिर्फ 67 ममालिक में लोहे और फौलाद साजी की सनत कायम है। 200 ममालिक है, उसमें से जिन ममालिक में लोहा बनता है, पैदा होता है, वो है 67। इन ममालिक में से भी सिर्फ 20 ममालिक ऐसे हैं जो कि 10 मिलियन मैट्रिक टन से जायद फौलाद तैयार करते हैं। लोहे की पैमाइश की जाती है टनों के हिसाब से। किसके हिसाब से? टन। एक टन के अंदर 40 मन होते हैं और एक मन के अंदर 40 किलो होते हैं, ठीक है जी। दुनिया के 67 ममालिक सालाना पैदावार का 99% फौलाद तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी। जो टोटल कुल 100% लोहे की पैदावार है, उसमें से 67 कंट्रीज ऐसे हैं कि जो 99% तैयार कर रहे हैं, बाकी 1% दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के 15 बड़े सनती ममालिक 90% लोहा और फौलाद तैयार कर ले। ये अंडरलाइन कर ले कि दुनिया के 15 सनती ममालिक है जहाँ पे सनत, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है जी, कोरिया हो गया, ये ऐसे ममालिक है जहाँ पे 90% लोहा और फौलाद तैयार होता है। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि 67 ममालिक में से सिर्फ 20 ममालिक जो है वो 10 मैट्रिक टन से ज़्यादा, मिलियन से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। फिर आपने पढ़ा कि 67% ममालिक जो है, जो 67 ममालिक है टोटल 200 में से, वो 99% तैयार कर रहे हैं। उन्हीं 67 में से 15 बड़े सनती ममालिक 90% तैयार करते हैं। चीन, जापान, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, रशियन फेडरेशन, इंडिया, जनूबी कोरिया, जर्मनी, यूक्रेन, ब्राज़ील, इटली, तुर्की, ताइवान, फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको, कनाडा और बरतानिया का शुमार इन ममालिक में होता है। ये जो 15 ममालिक की बात की जाए, अगर आप इनको काउंट करें तो यही बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बनते हैं नॉर्मली। दुनिया में फौलाद की 2003 में पैदावार 970 मिलियन मैट्रिक टन थी, जो सालाना पैदावार थी, ठीक है जी। जो 2007 में बढ़कर 1344 मिलियन मैट्रिक टन हो गई। और इस तरह फौलाद की पैदावार में सालाना 8.3% से इजाफा हो रहा है। चीन लोहे और फौलाद साजी की सनत में अभी तक भी चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, आबादी भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। और चाइना जो है लोहे की लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, हालांकि उसमें पैदावार के लिहाज से 2007 के दौरान चीन ने दुनिया की कुल पैदावार का 36.2% लोहा तैयार किया। 2007 में दुनिया का कुल 100% था, उस 100% में से तो 36% खाली चाइना ने तैयार किया, जबकि 2003 में 22% फौलाद चाइना ने तैयार किया था। 2003 में इन्होंने 22% किया था 100 में से। फिर 2007 में उसके मतलब 4 साल बाद इन्होंने क्या किया, 36% कर दिया, यानी उसमें अपनी पैदावार इन्होंने क्या कर दी, बढ़ा दी। चीन की फौलाद की मौजूदा पैदावार 4,489 मतलब 489 मिलियन मैट्रिक टन से जायद है। जापान दुनिया का फौलाद तैयार करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे जापान। लेकिन इसकी पैदावार दुनिया की कुल पैदावार की सिर्फ 7% है। लेकिन जापान की जो टोटल प्रोडक्शन है, वो ओवरऑल जो पूरी वर्ल्ड की प्रोडक्शन है, पूरी दुनिया की प्रोडक्शन है,
उसका सिर्फ 7% है, जापान का 7 है, तो चाइना का 36 है, मतलब ज़्यादा है उसका। दुनिया का निसफ से जायद खाम लोहा बरेज़म एशिया तैयार कर रहा है। बिल्कुल, जापान भी एशिया के अंदर है, चाइना भी एशिया के अंदर है, इस वजह से ज़्यादा पैदावार कर रहा है। यानी 32 और 7 39 तो यही हो गए, तो इसका मतलब यही हुआ कि निस्फ से ज़्यादा जो है वो एशियाई खाली बरेज़म एशिया तैयार कर रहा है। दुनिया में लोहे और फलाद की मजमूई पैदावार का 40% आलमी मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता है। जो दुनिया में लोहा मतलब पैदा होता है, उसमें से 40% आलमी मार्केट में क्या किया जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो जाता है। बाकी जो 60% है वो मतलब यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है जी। तो आज का आपका लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया पहला क्वेश्चन। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम दुनिया में फौलाद तैयार करने वाले अहम ममालिक और इनकी पैदावार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। अपने नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।